हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे क्लास 6 के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीख चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा होगा पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, और तीसरा पॉइंट हमारा होगा क्रमागत पूर्ण संख्याएं, और चौथा पॉइंट हमारा होगा संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। संक्रियाओं से तात्पर्य होता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं या पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं। इस अवधारणा को समझने के लिए हम लोग इस चित्र की सहायता लेंगे। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखें इसमें, तो सबसे पहले एक पेड़ यहाँ पर है, एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है। इस पेड़ पर कितने पक्षी हैं? हम ध्यान से अगर देखें चित्र में तो इस पेड़ पर कितने पक्षी हैं? 2 पक्षी। और इस पेड़ पर कितने पक्षी हैं? 1। और इस पेड़ पर कितने पक्षी हैं? कोई नहीं है। तो अब तक हमने जो प्राकृतिक संख्या पढ़ी है, काउंटिंग नंबर्स इसके लिए यूज होते हैं, उसमें कहाँ शुरू होता था? 1 से लेकर शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता था। लेकिन इस पेड़ पर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम किससे निरूपित करेंगे? किससे निरूपित करेंगे? 0 से। यहीं पे हमें 0 की आवश्यकता हुई। क्या हुआ? यहीं पे हमें 0 की आवश्यकता पड़ी। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक डिब्बा है। क्या है? एक डिब्बा है। उस डिब्बे में कितनी गोलियां हैं? 4 गोलियां हैं। 1 2 3 4। और इसको हमें कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में। कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में से हमें बांटना है। तो हम क्या करेंगे इसको? अगर हम सबको बांट देंगे, एक गोली फर्स्ट वाले के, दूसरी गोली सेकंड वाले, तीसरी गोली थर्ड वाले को, और चौथी गोली फोर्थ वाले को, इस बॉक्स में कितनी गोलियां बचेंगी? इस बॉक्स में कितनी गोलियां बचेंगी? कोई गोली नहीं बचेगी ना, अर्थात 0 गोली बचेगी। तो 0, इसीलिए हमें 0 की आवश्यकता पड़ी। और इसी 0 को जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ जोड़ देंगे, प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी थी? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये क्या थी? हमारी प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। इसी के साथ अगर हम 0 ऐड कर देंगे, 0 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो अब ये क्या हो गया? पूरा कंप्लीट। ये हो गया हमारा होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। तो अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को हम ऐड कर दें तो जो प्राप्त होती यही होती है हमारी क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, जहां तक आप सोच सकें। इसको देख कर हम और क्या चीज कल्पना कर सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखें, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अगर हम ध्यान से देखें इसको, ये क्या हमारे सारे होल नंबर हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? कौन सी है सबसे छोटी संख्या? पूर्ण 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती है। क्यों? जैसे आप कोई नंबर इमेजिन करिए, हमने मान लिया 5 सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। 5 में जैसे एक जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, और 6 हमेशा जो है क्या है? 5 से बड़ा है। मतलब हम जो नंबर इमेजिन करेंगे,
अगर उसमें एक जोड़ देंगे तो उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। अनुवर्ती संख्या क्या है? अनुवर्ती संख्या यहाँ पर जैसे 6 है, वो हमेशा उस संख्या 5 से हमेशा बड़ी ही होगी। तो क्या होगा, इस तरह से हम कोई भी संख्या इमेजिन करेंगे तो हमें जो है उसकी अगली बड़ी संख्या मिल जाएगी। इसलिए कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। यहाँ तक सब लोग समझ गए? अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन सिंपल है, जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं में किया था वैसे यहाँ पे भी करना है। प्राकृतिक संख्या में हमने एक गलती की थी छोटी सी, जब हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शन किया था तो वहाँ शून्य से हमने शुरू किया था, जबकि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है तो वहाँ पे शून्य नहीं रहेगा। अब यहाँ हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होगी। संख्या रेखा कैसे बनती है? एक सीधी लाइन ले लेंगे और इस पर क्या करेंगे, समान दूरी पर हम चिन्ह करते चले जाएंगे। यही हमारी क्या हो जाएगी, संख्या रेखा। अब हमें इसे प्रदर्शित क्या करना है, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या हमारी कौन कौन सी है, 0 1 2 3 4 एक तरफ से। तो इसी तरह से हम प्रदर्शित करें 0, उसके बाद 1 2 3 4 5। इसी तरह से हम इसको इनफाइनाइट तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रयास कीजिए, इसमें जो बुक्स में हमारे दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे की संख्या रेखा देखकर बताइए कि बिंदु ए बी सी डी पर कौन सी पूर्ण संख्याएं निरूपित होती हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या है ये हमारे पास है। ये थोड़ा सा क्लियरिटी कम होगी, देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है एक संख्या रेखा है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर ए लिखा हुआ है, और यहाँ पर है 4, उसके बाद फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर एक छोड़ के फिर डी लिखा हुआ है। तो क्या है, संख्या रेखा पर हम लोग ने पूर्ण संख्याओं कैसे निरूपित किया था, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो वही उसी क्रम में हम देखते चले जाएंगे। सबसे पहले 0 फिर 1 फिर 2 और 3 की जगह पर ए लिखा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर 4 लिखा हुआ है, 5 की जगह बी है तो बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू उसके जस्ट बाद है 6। उसके बाद एक लाइन छोड़ी गई तो यहाँ पर होगी 7 और उसके बाद डी है तो डी की वैल्यू हो जाएगी 8। तो इस तरह से हम ए बी सी डी की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। एक की पूर्ववर्ती कौन सी संख्या पूछा है, पूर्ण संख्या। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, एक की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या की बात हो रही है। अगर यहाँ प्राकृतिक संख्या की बात होती तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या स्वयं एक ही होती है, इसकी जो है कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती अगर प्राकृतिक संख्या की बात करते तब। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्ण संख्या की। तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या बात होता है, हमने पिछली क्लास में बताया है, उससे एक पहले, जस्ट पहले, ना कि गायब करके नहीं। मतलब कि 5 है इसके पहले भी 4 भी आता है, 3 भी आता है, 2 भी आता है। तो इससे पूर्ववर्ती मतलब 5, अगर हमें पूर्ववर्ती जानना है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 3 बता दिए। पूर्ववर्ती से मतलब होता है जस्ट उसके पहले वाली गिनती, मतलब उस गिनती से सिर्फ एक घटाने पर जो गिनती आ जाए। तो उसी तरह से यहाँ पर एक है, एक की पूर्ववर्ती संख्या, इसमें से एक घटाने कितना आ जाएगा, 0। और एक से पहले कौन सी गिनती है भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, वही है 0। उसके बाद क्या, 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या यहाँ पर पूछे तो कोई दोनों में कोई दिक्कत नहीं, दोनों का आंसर सेम होगा। तो 13 में से एक क्या कर देंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12। 13 से पहले आपकी कौन सी गिनती है, 12। 14 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या क्या है, 14 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सिंपली, कितना आ जाएगा, 13। 14 से पहले कौन सी गिनती आती है, 13। तो इसकी अनुवर्ती, सॉरी यहाँ पर अनुवर्ती संख्या पूछा है, सॉरी यहाँ पे कौन संख्या पूछा है, अनुवर्ती संख्या। तो 14 की अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब होता है एक अगली संख्या। 14 में एक हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15। अनुवर्ती या इसी को क्या बोलते हैं, उत्तरवर्ती। दोनों चीजें एक ही है, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। तो 14 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 15। अब हम लोग अगला पॉइंट सीखेंगे क्या है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं।
कौन सा पॉइंट है? क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तो हम लोग सीखेंगे क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत मतलब क्रम से, मतलब सीक्वेंसली, मतलब एक के बाद अगला, जस्ट अगला, ना कि जंप करके। जैसे एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है। तो ये क्या है? एक क्रमागत है, ये एक सीक्वेंस में क्रम से है। ऐसा नहीं एक के बाद 3 भी तो आता है, एक के बाद 6 भी आता है, एक के बाद 8 भी आता है। ये क्रमागत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। एक के बाद 3 आया, 5 आया, फिर 7 आया, फिर मतलब ये 8 आ गया। क्रमागत का मतलब होता है कि जो गिनती रहेगी उसकी अगली गिनती जो है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1। हमेशा क्या होगा? दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होगा, चाहे जहां से आप शुरू करिए। जैसे हम मान लें कि हम ले रहे हैं संख्या कोई 6, 7, 8, तो क्या है? ये आपस में क्रमागत है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का हमेशा गैप या अंतर जो होगा 1 होगा। 1 के अंतर से ही संख्याएं बढ़ेंगी। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, अगर इसके बाद हम एक गिनती और लेने क्या हो जाए? 8 के बाद 9। तो ये क्या है? सारी ये क्रमागत संख्याएं हैं। इसी तरह अगर हम ले लें 15, 17, 18, 20, तो क्या होगा? ये संख्याएं आपस में क्रमागत हैं कि नहीं है? चेक करते हैं। क्रमागत होने की एक ही कंडीशन है, उन संख्याओं के बीच का अंतर जो होगा हमेशा 1 होगा। चेक करते हैं। लीजिए 15 और 17, यहाँ अंतर 2 आ गया। ये संख्या आपस में क्रमागत तो नहीं है, लेकिन अगर केवल इन दोनों संख्याओं की बात की जाए तो ये दोनों संख्याएं क्रमागत हैं, क्योंकि 17 के बाद 18 ये है, एक 18 के बाद 20, 2, तो ये आपस में संख्याएं क्रमागत नहीं, लेकिन 17 और 18 अगर देखा जाए तो ये केवल दोनों आपस में क्रमागत हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत मतलब है कि क्रम से संख्याएं आए और उनके बीच का डिफरेंस, दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? हमेशा 1 होगा। ये सबसे खास बात है इसकी। चलिए अब हम कोई 3 क्रमागत संख्याएं लेते हैं, कुछ और सीखते हैं इसके बारे में। हमने ले लिया 3 क्रमागत संख्याएं, 1, 2, 3। फिर ले लेते हैं 5, 6, 7। देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहली संख्या हमारी 1 है, दूसरी 2, फिर 3। सबसे पहली और आखिरी, सबसे पहली और आखिरी मतलब तीसरी, पहली और तीसरी अगर हम जोड़ दें 3 + 1 कितना आया? 4। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा? ये 2। यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ 2 नहीं, केवल हम 2 से ही डिवाइड कर दें, कितना आ गया? 2। ये 2 कौन सी संख्या आई हमारी? जो बीच में तीसरी वाली संख्या थी। इसी तरह इस पर देखते हैं, दूसरे वाले पे कौन कौन संख्या है? 5, 6, 7। सबसे पहली 5, दूसरे नंबर की सबसे लास्ट वाली तीसरे नंबर की कौन सी हुई? 7। 7 और 5 12। अब 12 को क्या करें? 2 से डिवाइड कर दें, कितना आया? 6। तो जब हमने 2 से डिवाइड किया कौन संख्या आ गई? हमारी बीच वाली संख्या आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं हमारे पास, कितनी? 3 क्रमागत संख्याएं अगर हमारे पास हैं, पहले और तीसरे को अगर हम जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो बीच में एक क्रमागत संख्या छूट रही है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया? इसको हम थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। मान लें कि हमारे पास 3 क्रमागत संख्याएं A, B, C है। कौन कौन सी हैं? A, B, C, ये तीनों हमारी कौन संख्याएं? क्रमागत संख्याएं हैं। तो B बराबर हमारे यहाँ B बराबर क्या होगा? B बराबर क्या होगा? बीच वाली संख्या में कैसे मिलेगी? A और C पहले और तीसरे को जोड़ दें और फिर उसको क्या करें? 2 से डिवाइड कर दें। तो ये हमारा एक तरह से फार्मूला भी बना सकते हैं, बाकी जनरली भी आप कर सकते हैं। अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो उसमें क्या है? बीच वाली संख्या में कैसे प्राप्त होगी? शेष 2 संख्याओं को जोड़कर उसको क्या करें? 2 से भाग दे दें। हमें यहाँ बी वाली संख्या पता चल गई। ठीक,
अगर हमें केवल बी वाली संख्या पता हो और शेष दोनों संख्याएं अगर हमें निकालनी हो तो ये कंडीशन ये भी तो बन सकती है ना कि हमें बीच वाली संख्या पता हो और पहली और तीसरी संख्या ना पता हो, क्योंकि क्या कंडीशन दी हुई है कि तीनों क्या है, कर्मागत संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? कर्मागत। तो अगर बी हमें पता है तो कर्मागत होने का मतलब क्या है, बी वाली बीच वाली संख्या है, तो एक संख्या इसके आगे होगी और एक संख्या इसके पीछे होगी। और ये भी दूसरी बात भी क्या है, कर्मागत संख्या का दूसरा क्या है कि उनके बीच का अंतर एक ही होगा। तो बी में अगर हम एक जोड़ दें तो हमारी तीसरी संख्या b+1 हो जाएगी। अगर b में से एक घटा दे तो b-1 हमारी ये पहली संख्या आ जाएगी। इसको भी करके देख लीजिए, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे b-1 प्लस b+1, 1 कैंसिल और बाई 2 कर दें इसको तो क्या आ जाएगा, 2b/2। 2 कर दिया, कितना आ गया, b आ गया नहीं, बीच वाली संख्या आ गई ना, तो इसका मतलब ये सही है। हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग देने के बाद बीच वाली संख्या आनी चाहिए थी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं जो बुक में दिए हुए हैं। यहाँ पर भी दिया हुआ है क्या कि दो कर्मागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है, हमेशा एक ही रहेगा अंतर, तभी वो कर्मागत संख्याएं कहलाएंगी। ऐसा नहीं कि सबके बीच में अगर बराबर गए, दो गए तो कर्मागत संख्याएं नहीं होंगी। जैसे कि 14, 16, 18, 20 ये भी एक क्रम में है ना, क्रम क्या है कि दो का गैप है, लेकिन ये कर्मागत संख्याएं नहीं कहलाएंगी। कर्मागत संख्याएं तभी कहलाएंगी जब उनके बीच का अंतर सिर्फ एक होगा। अब अभ्यास प्रयास कीजिए, देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा हमसे। सबसे पहले पूछा है 101 से ठीक पहले की दो कर्मागत पूर्ण संख्याएं बताइए। कर्मागत पूर्ण संख्या ठीक पहले की, बाद की नहीं पूछ रहा, ठीक पहले की। तो 100 से पहले दो संख्याएं कौन कौन सी आएंगी? 100 में से एक घटा दें, कितना आ जाएगा, 99। कौन सी संख्या आ जाएगी? 100 तो हमारी है, इससे पहले दो जानना हमें, 100 में से घटाएं कितना आ जाएगा, 99। और इससे पहले एक और कर्मागत संख्या चाहिए, 99 में से एक घटा दें कितना आएगा, 98। इस तरह से 100 के पहले की दो कर्मागत संख्याएं कौन कौन सी है, 99 और 98। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, 101 से प्रारंभ होने वाली चार कर्मागत संख्याएं बताइए। यहां पर क्या पूछा है, 101 से प्रारंभ, यहां पर क्या पूछा था, पहले, मतलब 100 के पहले दो यह है, लेकिन यहाँ 101 से ही प्रारंभ होना, मतलब 101 उसमें इंक्लूडेड रहेगा, 101 उसमें रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 101। दूसरी क्या है, इसमें एक जोड़ दें क्योंकि प्रारंभ होने वाली चार कर्मागत संख्याएं। तो यहां से जब प्रारंभ कर रहे हैं तो इसके आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, दोनों तरफ जा सकते हैं। कर्मागत का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आगे पीछे वाली संख्या की तब भी वो क्रम में ही रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच डिफरेंस क्या रहेगा, एक। तो हम आगे की संख्याएं लिख लेते हैं, तो 102 आएगा, 103, 104। कितनी संख्या पूछे थे, 4। पीछे भी लिख सकते थे 100, 99, 98, 97, ये भी चार कर्मागत संख्याएं हैं। लेकिन 101 से प्रारंभ होने वाली, तो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो प्रारंभ होने का मतलब होता है इससे हमेशा आगे की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा उसका 101, 102, 103, 104। अगर हम पहले की बात करते 101 से पहले की, तब हम इन संख्याओं की बात करते। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, तीन कर्मागत संख्याएं, क्या दिया हुआ, तीन कर्मागत संख्याएं लीजिए, 3, 4, 5। पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़िए, योगफल का आधा कीजिए, उत्तर से बीच वाली संख्या की तुलना कीजिए। हम लोग ये कर चुके हैं, उत्तर जो है वह बीच वाली संख्या के बराबर होगा। जैसे 3, 4, 5 तीन संख्याएं लिया हमने, पहले और तीसरे को ऐड करिए, 5 और 3 8, इसको 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 4। बीच वाली संख्या से तुलना करने क्या है, दोनों संख्या बीच वाली संख्या के ये बराबर रहेगा। ठीक, अब यही प्रक्रिया दोबारा करिए, हम लोग कर चुके हैं। तो क्या पाएंगे, तीन कर्मागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है, ये हम लोग पहले
सिद्ध कर चुके हैं। हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे देखते हैं आप क्या दिया हुआ क्वेश्चन। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल कितना है? 40। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखते हैं अब इसको हम लोग थोड़ा सा, बढ़िया दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए 3 कौन सी हमारे पास हैं? 3 क्रमागत संख्याएं A, B, C हैं। पहली और तीसरी का योगफल कितना दिया हुआ है? A + C का योगफल कितना दिया हुआ है? 40। और पहली और तीसरी का अगर हम आधा कर दें तो कौन सी संख्या आती है हमारी? बीच वाली संख्या आती है कि नहीं? फार्मूला क्या बताया था? B = A + C/2। अगर फार्मूले से करना चाहेंगे तब भी तो क्या हो जाएगा, इसको हम आधा कर दें /2 तो /2 कर दें, क्या आ जाएगा? ये B हो जाएगा। कितना आ जाएगा? B की वैल्यू कितनी आ गई? 20। B की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 20 के अगर अगली संख्या में चाहिए तो 20 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 21। और 20 से पहले वाली संख्या चाहिए तो 20 में से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 19। तो 19, 20, 21 हमारी ये 3 संख्याएं होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आगे अभ्यास 2A, हमारे आगे अभ्यास प्रश्न आ गए। अब तो हमको यहीं से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? शुरुआत कहाँ से होती है पूर्ण संख्या की? 0 से। 0, 1, 2, 3। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी हो गई? 0। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर हमें अगर प्रदर्शित करना है तो क्या करें? सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लें। संख्या रेखा हमारी कौन सी होगी? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या रेखा खींच लेंगे। कौन कौन संख्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग संख्या रेखा खींच लेते हैं और बराबर दूरी पर हम निशान लगा लेते हैं। 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5। इसको यहीं ऊपर पे लिख देंगे 1, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हम इन संख्याओं को किस पे? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। अगला सवाल कौन सा है? क्वेश्चन कौन सा अगला? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम जो क्वेश्चन किए इसी तरह क्वेश्चन था ना। 3 क्रमागत संख्याओं को पहली और तीसरी का योगफल क्या है? मान लिए 3 क्रमागत संख्याएं हैं A, B, C। पहली और तीसरी का योगफल कितना है? 28। A + C का योगफल कितना है? 28। और पहली और तीसरी का अगर हम आधा कर देंगे कौन संख्या जाती है हमारी? बीच वाली संख्या जाती है। तो 28 का हम आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 14। 14 हमारा क्या हो जाएगा? B। अगर हमें C चाहिए तो क्या होगा? B + 1 कर दें, यानी इसकी अगली क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा? ये 15। और A चाहिए तो इसके पहले वाली क्रमागत संख्या, 14 में से एक घटाने कितना आ जाएगा? 13। तो तीनों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 13, 14, 15। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? यदि 3, क्या दिया हुआ है? यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है। इसमें सिंपली जो है सीधे सीधे बीच वाली संख्या दे दिया गया, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब इसमें क्लियरली तीनों बीच वाली संख्या दे दी गई है, बीच वाली संख्या कितनी हमारी? 39। तो उसकी अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? 40। और उसके पहले वाली एक संख्या कौन सी हो जाएगी? 38। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है? सबके बीच का अंतर 1 रहेगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है? प्राकृतिक संख्या हमारी 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक है। और इसमें जब हम कौन संख्या 0 सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राकृतिक संख्या हमारी किसमें क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। इसका आंसर क्या होगा? 0। हमारा अगला पॉइंट क्या है? पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं का प्रगुण। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? योग का प्रगुण। किसका? योग का प्रगुण।
योग का, इसमें भी सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा हुआ, योग का संवरक प्रगुण। इसको समझने के लिए हम लोग पेयर में, युग्म में जो है या जोड़े में, पेयर युग्म या जोड़ा सब एक ही चीज़ें हैं, में हम संख्याओं को लेते हैं, जैसे 2 4 0 0 3 5 और भी संख्या हम ले सकते हैं। तो क्या चीज़ है इसमें, क्या समझने वाली बात है कि अगर हम युग्म में, पेयर में दो संख्याएं ले रहे हैं, उनको अगर हम ऐड करेंगे, 4 और 2 कितना होगा 6, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 0 0 कितना हो जाएगा 0, 3 और 5 क्या हो जाएगा 8। इसी तरह से आप कोई और एक युग्म ले सकते हैं, 7 और 3 क्या हो जाएगा ये 10। तो हम क्या पा रहे हैं, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को, ये हमारी संख्याएं कौन सी 7 और 3 क्या है पूर्ण संख्या है, इन दो पूर्ण संख्याओं को जब हम जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, एक पूर्ण संख्या मिल रही है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, दो पूर्ण संख्या है, इनको जोड़ने के बाद तीसरी जो संख्या जोड़ने के बाद आ रही क्या आ रही है, एक पूर्ण संख्या। इन दोनों को जोड़ने के बाद भी जो संख्या आ रही क्या आ रही है, वो एक पूर्ण संख्या, और यहाँ पर भी एक पूर्ण संख्या। तो योग का संवरक नियम क्या कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी। यही हमारा क्या है, योग का संवरक नियम। दूसरा नियम हमारा कौन सा है, योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय मतलब कहता है क्रम को आगे पीछे करना, विनिमय मतलब आगे पीछे, मतलब जैसे 4 + 2 कर दें कितना आएगा 6, और उसको अगर हम 2 + 4 कर दें तो भी तो क्या आएगा 6 ही आएगा। हम इसको और कुछ भी कर सकते हैं, 5 + 7 लेने तो कितना आ जाएगा 12, 7 + 5 कर ले तब भी 12। यहाँ तक समझ में आया। अगर हम इसी जोड़ को, जो हम जोड़ रहे हैं, इसको संख्या रेखा के माध्यम से कैसे जोड़ते हैं ये भी सीख लेते हैं आगे थोड़ा सा हम लोग। जैसे दिया हुआ 3 और 5 का योगफल किसके माध्यम से, संख्या रेखा के माध्यम से हमें तुलना करना, हमें वही चीज़ करनी है कि 3 और 5 को जोड़ें या तब भी 8 आएगा, और 5 + 3 करेंगे तब भी 8 आएगा। तो इसको हम संख्या रेखा के माध्यम से भी सीख लेते हैं कैसे करेंगे। तो हमने क्या बनाया, एक संख्या रेखा बना ली। संख्या रेखा क्या रहता है, पूर्ण संख्या है तो हमेशा 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद लास्ट में क्या जाएगा 8। हमारा क्या है 3 + 5, 3 + 5 करना है ना, तो पहले 3 तक जाएंगे, 1 2 3 तक। तो यहाँ से कहाँ पहुँचे हम लोग 3 पर। फिर क्या 3 में कितना ऐड कर रहे हैं 5, मतलब 3 के बाद 5 खाना और जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 खाना है 5 के अंतिम में जाएंगे यहाँ पर। इन सबका जोड़ क्या हो गया, जोड़ मतलब 0 से कहाँ तक पहुँचे हम लोग, किस संख्या पहुँचे 8, मतलब 3 और 5 का एडिशन कितना हुआ 8 हो गया। यही चीज़ हमें अगर 5 + 3 करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 5 खाना जाएंगे, 5 + 3 है, 5 खाना जाएंगे, 1 2 3 4 5 खाना, 5 खाने में यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद 3 खाना, 1 2 3, 3 यहाँ गए, फाइनली दोनों जोड़ क्या आया 8। ये समझ में आ गया ना कैसे संख्या रेखा पर हम जोड़ते हैं। घटाव भी इसी तरह की हम लोग करते हैं, आगे सीखेंगे। तो इस यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला कि अगर हम संख्याओं के क्रम विनिमय दिया है ना, क्रम को अगर हम आगे पीछे कर दें तो इसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम किसी भी क्रम में जोड़ेंगे संख्याओं को तो हमेशा योगफल क्या आएगा सेम ही रहेगा, चाहे 3 में 5 जोड़े चाहे 5 में 3 जोड़ें। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, योग का तत्समक अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी। योग का तत्समक अवयव यहाँ पर सिंपल सा है कि हम पूर्ण संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें, कोई एक पूर्ण संख्या हो, मान लीजिए 18 है, इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ें
कि 18 ये बना रहे। यही चीज़ हमारी है क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव मतलब क्या होता है, जोड़, योग दिया है ना, योग। हम किसी भी संख्या में क्या जोड़ें, आइडेंटिटी मतलब वही संख्या बनी रहे। तो हम क्या जोड़ें, 18 में क्या जोड़ दें, शून्य जोड़ दें तो 18 बना रहेगा। इसी तरह अगर हम 7 में क्या जोड़ें, 7 बना रहे, 7 में अगर हम शून्य जोड़ दें तो 7 बना रहेगा। अगर हम तो इसी तरह से हम किसी भी संख्या में क्या जोड़ें, मान लीजिए हम ले लेते हैं 12, 12 में हम कौन संख्या जोड़ेंगे, 12 बना रही है 0। तो इस तरह से क्या हो गया, हम शून्य को क्या बोल सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। हम शून्य को क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। ये हमने पहले ही बताया। इसी कारण शून्य को क्या बोला जाता है, तत्समक अवयव या एडिटिव आइडेंटिटी। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है योग का साहचर्य प्रगुण। योग मतलब क्या, जोड़, साहचर्य का मतलब होता है साथ। तो यहाँ पर क्या, दो चीज़ों का हमें मतलब समझ में आ गया। तो हम लेते हैं 3 संख्याएं, 3 संख्या लेते हैं, कौन कौन सी, 2, 3, 4। इनका क्या करना है हमें, योग। इसको हम कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तरीका तो यह है कि 2, 3, 4 को जोड़ने सीधे 9। एक तरीका ये हो सकता है कि 2 और 3 को एक साथ ले लें और फिर उसके बाद उसमें 4 जोड़े तब भी 9 आएगा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम 2 को ऐसे रहने दें, 3 और 4 को साथ में ले लें और उसको हम फिर जोड़ दें तो क्या आंसर आ जाएगा, 9। तो हमारा योग का साहचर्य प्रगुण यही कहता है कि अगर हमें 3 संख्याएं जोड़नी हैं तो अगर हम इसमें से किसी 2 को साथ ले लें, चाहे 2 और 3 को साथ ले लें या 3 और 4 को साथ ले लें, हर कंडीशन में हमारा योग क्या आएगा, जोड़ हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे हम 2, 3 को साथ लेके उसमें 4 जोड़ें और चाहे 3 और 4 को साथ लेके उसके बाद उसमें 2 जोड़ें, दोनों में कोई अंतर, फाइनल रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं संख्या रेखा के माध्यम से। सबसे पहले हम खींचेंगे एक संख्या रेखा बनाएंगे और हमारा कोई सवाल वही है अभी, इसको संख्या रेखा के माध्यम से कैसे हम लोग ऐड करेंगे। संख्या रेखा हमारी हो गई है, यहाँ हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक और संख्या रेखा बना लेते हैं यहीं पर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें भी इसी तरह से कर लेंगे, 4, 3, 2, 1। अब हमारे पास क्या था, सहचर नियम मतलब सहचर मतलब साथ। पहले हम 2 और 3 को साथ लेंगे और उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 3 को साथ लेंगे और उसमें क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। सबसे पहले लेते हैं हम लोग 2, 3 को साथ में। तो पहले क्या है, 2, 2 खाना 1, 2, फिर इसमें कितना ऐड करना है, 3 और 1, 2, 3, कहाँ पहुँच गया। उसके बाद फिर 4 ऐड कर देंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर। तो 2 चीज़ों के साथ लेना, कौन कौन सी, 2 और 3 को। तो पहले हम 2 और 3 को जोड़ लेते हैं, 2 और 3 को इसी तरह जोड़ते हैं ना, कहाँ पहुँच गए सीधे 5, और 5 में फिर 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। अब फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 5 और 4 को 9। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। हमें क्या करना, पहले 2, फिर 3, फिर 4। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले 3 और 4 को लेंगे, 3 और 4 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा,
7, और फिर इन सब को जोड़ेंगे तब भी फाइनली क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 9। तो रिजल्ट सेम आएगा, आप चाहे जिनको साथ लेकर ऐड करें। तो हमारा सहचर नियम यही कहता है कि 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है या नियम है। अब हम लोग देखेंगे अगला नियम अपना, पूर्ण संख्याओं का घटाने का संवरक प्रगुण। हमने जोड़ पर संवरक प्रगुण देख लिया था, वह लागू था वहां पर। संवरक प्रगुण में क्या होता है, हम 2 संख्याओं का पेयर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग 2 संख्याओं का पेयर लेंगे। देखते हैं पेयर कौन सा लेते हैं हम लोग। 8 और 5 का एक पेयर ले लिया हमने। एक पेयर कौन सा ले लिया, 5 और 9 का। तो क्या होता था, योग वाले हम क्या करते थे, दोनों को जोड़ते थे। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाइए, 8 में से 8 माइनस 5 करें, कितना आएगा 3। 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर देखते हैं, 5 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 9 क्या आएगा, -4। क्या -4 एक पूर्ण संख्या है, नहीं, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। 4 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन -4 पूर्ण संख्या नहीं है। और एग्जाम्पल लिख देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 7 2 का, 7 2, और इधर लेते हैं 3 5 का। 7 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5। 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखते हैं 3 और 5, 3 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा, -2। तो क्या -2 एक पूर्ण संख्या है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या सिद्ध होता है कि पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण लागू नहीं होता है। ये गुण जो है क्या है, घटाव पे लागू नहीं होता है। अतः घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अभ्यास 2B। अभ्यास प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो यहाँ पर विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि यहाँ 0 शुरू हो, 0 1 2 3 4, यहाँ तक कितना हो गया 4। फिर उसके आगे 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 4 4 और प्लस 5 6 7 8 9, 4 प्लस 5, इन दोनों का योग यहाँ से गया, 4 + 5 कितना हो गया 9। इसी तरह से दूसरे में देखेंगे हम, फर्स्ट के सेकंड ऑप्शन में ये कहाँ गया, 1 0 1 2 3 4 5 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर दिक्कत कम सही रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 + 6 क्या हो गया 11। निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। हमारा पहला तथ्य कौन सा है, 5 + 4 = 9। क्या है, 5 + 4 = 9। इसको हमें किस पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हमें क्या दिखाना है, 5 + 4 = 9 शो करना हमको। सबसे पहले क्या है, 5, 5 खाना जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से
5 खाना, उसके बाद कितना है 4, 1 2 3 4। इसके बाद इन दोनों का समेशन करेंगे, इन दोनों का समेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक कितना हो गए 5 + 4 = 9। तो हम 5 + 4 को इस तरह से दिखाएंगे संख्या रेखा पर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 0 + 5 = 5। तो 0 + 5 = 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा हमारी तैयार है, ये 0 1 2 3 4 5। इससे आगे भी आप बना सकते हैं 6 7, लेकिन जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम लोग जनरली बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा है, 0 है। तो 0 हमारा कहाँ हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा 0। दूसरा पॉइंट क्या है 5, पहला 0 था, दूसरा 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम 0 + 5 को दिखाएंगे 5। कहाँ पर, संख्या रेखा पर। इसके बाद हमारा अगला सवाल क्या था, 2 + 3 + 4 = 9। 2 + 3 + 4 = 9। 2 + 3 + 4 = 9। अब इसमें हम कई तरीके से शो कर सकते हैं इसको, या तो किन्हीं दो संख्याओं को हम एक साथ ले लें, 2 3 को एक साथ ले लें, या 3 4 को एक साथ ले लें, या सबको अलग अलग करके भी हम दिखा सकते हैं कि 2 को दिखाएं, 3 दिखाएं, फिर 4 दिखाएं और सबका समेशन 9 दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा हमारी क्या हुई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले हमारी संख्या कौन सी है, 2, 1 2। उसके बाद कितना है 3, यहाँ से फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे 3, एक नहीं कि शुरुआत से 3 लेंगे, जहाँ पहुँचे वहाँ से 3, क्योंकि 2 में हम 3 ऐड कर रहे हैं, 1 2 3। इसके बाद फिर इसके आगे कितना है 4, 1 2 3 4, यहाँ पहुँच गए। अब इसको ऐड करना है तो क्या होगा, पहले 2 और 3 को ऐड करें, कितना हो जाएगा, 2 और 3 को ऐड करिए, कितना हो गया 5। 5 में फिर जब 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 4 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 9। तो इस तरह से इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। हमारा अगला सवाल कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इन कथनों में हम लोग को क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखते हैं, 3 4 5 + 7 8 9 = 2। तो कुछ नहीं करना। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक सिंपली जिसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं पक्षांतर का तरीका, और दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन को तो क्या है, 3 4 5 345 + 789, तो क्या है इक्वल टू, यहाँ पर है ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, प्लस 3 4 5। अगर यहाँ पर ध्यान देंगे 345 इधर 345 इधर है, तो दोनों तरफ 345 हो चुका है, तो यहाँ पे क्या लिखें कि इसके बराबर हो जाए, जो संख्या यहाँ पर होगी वही चीज़ हम मेंशन करेंगे ना, तभी दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों के बीच कौन सा चिन्ह लगा है, इक्वल का। तो यहाँ पे कौन संख्या फिल की जाएगी, 7 8 9। और इसमें क्या होगा, 2 8 8 9 0 + 0। तो 0 हमारी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं हम लोग। तो किसी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो हमारी वही संख्या आएगी, 2 8 8 9। उसके बाद तीसरा है हमारा 2 3 4 + 4 5 6 + 7 8 9। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो है वो संख्या कौन कौन संख्या राइट साइड में है, पहले 4 5 6
ये भी है, ये भी है, 7 8 9 ये भी है। कौन संख्या नहीं है? 3 4 5। तो अगर यहाँ पर हम 3 4 5 फिल कर देंगे तो दोनों इक्वेशन हमारी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? चौथा क्वेश्चन, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? हमारा योग का नियम हमने पढ़ा है ना। तो क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है हमारा, कि अगर हम दोनों का क्रम बदल दें, जैसे पहले हम योग का क्रम विनिमय समझेंगे, उसके बाद तुरंत। तो योग का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? जैसे 2 + 3 = 5, और इसको चाहे हम 3 + 2 कर दें तब भी 5। तो हमारा योग का क्रम विनिमय नियम पूर्ण संख्या पर लागू होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? 3 युग्म लेकर इसकी किस पे जांच करना है? घटाने की संक्रिया पर। तो देखते हैं हम लोग घटाने की संक्रिया पर देखेंगे। एक युग्म हमारे पास है 5 3 4 1 9 7। तो क्या है इसमें देखेंगे हम लोग। पहले युग्म के लिए घटाने की क्रम विनिमय का क्या मतलब है? इनका क्रम अगर हम चेंज कर दें तो भी हमारे परिणाम फर्क ना पड़े, तब यह नियम इसके लिए लागू होगा, अन्यथा की स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहले 5 - 3 = क्या हो जाएगा? 2। लेकिन इसको क्रम को हम अगर हम बदल दें 3 - 5 तो क्या आ जाएगा? -2। क्या -2 और 2 बराबर है? नहीं। और -2 क्या है? पूर्ण संख्या भी नहीं है। तो क्या हुआ? यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हुआ। तो घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। इसी तरह इसको देखते हैं तो 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3। और इसी क्रम को हम चेंज कर दें, 1 - 4 कर दें तो क्या आ जाएगा? -3। क्या दोनों इक्वल हैं? ये नहीं है, तो इस पर भी नहीं लागू होता है। हमारा अगला पेयर कौन सा है? 7 9 7 का। तो 9 - 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2। और 7 - 9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -2। क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। तो इससे यह सिद्ध होता है या इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। आगे देखते हैं अब। पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। अब हमारा अगला पॉइंट कौन सा है? पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। और गुणा के प्रगुण में सबसे पहले संवरक प्रगुण। संवरक का मतलब क्या रहता है इसमें, कि हम दो संख्याओं का पेयर लेंगे। कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का एक पेयर बनाएंगे और उस पर क्या हम है इसको देखेंगे। शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पेयर कौन सा है? हम एक पेयर लेते हैं 0 और 8 का। दूसरा पेयर हमारा कौन सा है? 5 3। फिर तीसरा पेयर 6 9। क्या होगा? गुणन का संवरक प्रगुण चेक करना हमें। इन दोनों का गुणा करें तो कितना आएगा? 8 और 0 का 0, 5 3 का 15, 6 9 का 54। मल्टीप्लाई करें 6 9 जा 54, 6 9 54। तो इससे क्या सिद्ध होता है? किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने के बाद, पूर्ण संख्याओं का गुणा करने के बाद क्या जो संख्या हमें मिल रही है क्या आ रही है? एक पूर्ण संख्या। इन दोनों का गुणा करने के बाद भी क्या हमें मिल रहा है? एक पूर्ण संख्या मिल रही है। और इन दोनों का गुणा करने के बाद भी क्या हमें मिल रहा है? एक पूर्ण संख्या मिल रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुणन का संवरक प्रगुण जो है फॉलो होता है। इसको अगर हम संख्या रेखा के माध्यम से भी समझना चाहें तब भी हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनानी होगी। सवाल हमारा कौन सा? हम सवाल यही लेते हैं। कौन सा? 2 × 4। 2 × 4 = 8। इसका मतलब क्या हुआ कि दो को किससे गुणा किया? 4 से। यानी 2 को हमने कितनी बार जोड़ा? 2 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तब भी 8 आता है।
अगर हम 2 को 4 बार जोड़ दें तब भी 8 ही आएगा ना। तो 2 इंटू 4, इसका यही अर्थ होता है कि 2 को कितनी बार जोड़ा गया, 4 बार जोड़ा गया। यही चीज़ हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। संख्या रेखा हम लोग बना लेते हैं, ये बनी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना कितना है, 2 को कितनी बार, 4 बार, तो 2 1 2, फिर 2 1 2, फिर से 2 और फिर 2 2 2 2 2। इन सबको जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, सीधे 8 पर। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब हम एक देख लेते हैं प्रयास कीजिए वाला भी। यहाँ पे संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या रेखा हमें बनानी पड़ेगी। इसमें से हम एक सवाल बता दे रहे हैं, जैसे 6 और 4 का एक पेयर लेके। पेयर कौन सा हमारा, 6 और 4 का। 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये पेयर 6 4 का है ना। 6 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो गया, 24। इसका मतलब क्या हुआ, 6 को कितनी बार जोड़ा गया है, 6 को 4 से चाहे गुणा करें या 6 को 4 बार क्या कर दें हम लोग, जोड़ दें। 6 चौक 24। इसी चीज को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। बनाते हैं संख्या रेखा पहले। वन 2, यहाँ पर 0 रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गई हमारी संख्या रेखा। अब इसके बाद इसमें हमें क्या करना, 6 को कितनी बार ऐड करना है, 4 बार। तो लेते हैं, पहले कहाँ जाएंगे, 6 पर, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 जोड़ रहे हैं ना, 6 जोड़े कहाँ पहुँचेंगे, 12 पर, फिर 6 जोड़ेंगे कितने पहुँचेंगे, 12 6 18, फिर 6 जोड़ेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे, 24 पर, और सबको जोड़ देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 24 पर। तो इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी पेयर का भी आप अपने आप प्रयास कीजिए। इन सब से क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष यही निकला कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। यह गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण है। अब हम लोग देखेंगे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय का मतलब क्या है, क्रम को बदल देना। सिंपल सा, हम लोग पेयर लेते हैं, 4 और 6 का एक पेयर लिया हमने, 7 और 8 का एक पेयर लिया। सबसे पहले हम 4 गुणे 6 करेंगे, कितना आएगा, 4 6 24। फिर इसके क्रम को पलट देते हैं, 6 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 24। इसी तरह से इस पेयर को लेते हैं, पहले 7 गुणे 8 क्या आ जाएगा, 8 7 8 56। अगर इसे हम क्रम को पलट दे तो 8 गुणे 7 कर लेते हो क्या, 56। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम एक पेयर लिए हैं, अगर इनके हम क्रम को बदल दे रहे हैं, 4 की जगह 6 6 की जगह 4, तब भी हमारा जो फाइनल रिजल्ट है, जो गुणनफल आ रहा है, वो क्या है, बराबर है। इसी तरह दूसरे पेयर में भी क्या है, अगर हम संख्याओं के क्रम को बदल दे रहे हैं तब भी हमारा जो गुणनफल क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम को बदल देने पर गुणनफल क्या रहेगा, पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या का एक युग्म है, ये पेयर है, ये 4 भी पूर्ण संख्या 6 भी, इनके अगर हम स्थान को पलट दे रहे हैं, इनके क्रम को पलट दे रहे हैं, 4 की जगह 6 6 की जगह 4 करने पर, लेकिन हमारा क्या गुणनफल समान रहता है। इसे गुणन संक्रिया का क्या कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण। अब इस पर भी प्रयास कीजिए। कुछ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं इनको हम लोग। सबसे पहला युग्म कौन सा है, 2 और 3 का। तो 2 3 का एक युग्म लेंगे, चाहे 2 गुणे 3 लिखिए तब भी 6 आएगा,
और 3 गुणे 2 लिखेंगे तब भी 6 आएगा। दूसरा युग्म कौन सा है? 12 और 5 का, तो 12 गुणे 5 करिए तब भी 60, अब 5 गुणे 12 करेंगे तब भी 60 आएगा। अगला पेयर हमारा क्या होगा? 6 और 4, 6 को 4 से गुणा करेंगे तब भी 24, और 4 को 6 से गुणा करेंगे तब भी 24 आएगा। अगला पेयर हमारा कौन है? 0 7, तो 0 गुणे 7 करेंगे तब भी 0, और 7 को 0 से गुणा करेंगे तब भी 0। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं हम कि इनके क्रम को बदल देने से, जैसे इसका क्रम बदल देने से हमारा जो गुणनफल है वो हमेशा बराबर है, सेम है, मतलब बराबर नहीं समान आ रहा है। तो इस तरह से क्या है, गुणन की जो है गुणा पर जो है क्रम विनिमय वर्गुण लागू होता है। शून्य का गुणन प्रगुण, शून्य का क्या है? गुणन प्रगुण। शून्य का मतलब क्या? किसी भी संख्या में अगर हम गुणन प्रगुण की बात कर रहे हैं तो गुणा करेंगे, और किसकी बात कर रहे हैं? शून्य की, शून्य की बात कर रहे हैं, और किसमें? गुणन प्रगुण में। तो गुणन मतलब शून्य से किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करेंगे तो वह संख्या हमेशा शून्य ही प्राप्त होगी, चाहे 0 × 2 करिए तब 0, 0 × 3 करिए तब भी 0 आएगा, 0 × 7 करिए तब भी 0 ही आएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इन सबसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। किसी भी पूर्ण संख्या का शून्य से गुणनफल हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। अब देखेंगे गुणा का तत्समक अवयव, मल्टीपल आइडेंटिटी। इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं? एडिटिव, एडिटिव मतलब योगात्मक, योग की आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीपल की आइडेंटिटी। तो वहाँ पर क्या था? किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वही संख्या आ जाए योगात्मक तत्समक में, और यहाँ पर क्या होगा? किसी संख्या में किस चीज़ से गुणा किया जाए कि वही संख्या बनी रहे। तो जैसे किसी भी संख्या में देख लीजिए, जैसे 1 में हम किस संख्या से गुणा करें कि वो 1 बना रहे, तो 1 से गुणा कर दीजिए तो 1 वो बना रहेगा। इसी तरह अगर हम 0 में किस संख्या से गुणा करें 0 बना रहे, तो किसी भी संख्या से कर सकते हैं, लेकिन 1 से भी करेंगे तब भी 0 ही आएगा। इसी तरह से 2 में हम किस संख्या से गुणा कर दें कि वो 2 बना रहे, तो किससे? 1 से गुणा करेंगे, तो हमारा 1 क्या कहलाएगा? गुणात्मक गुणन का तत्समक अवयव, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा 1 होगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकले? किसी भी पूर्ण संख्या और 1 का गुणनफल वही संख्या आती है, किसी भी पूर्ण संख्या का और 1 का गुणनफल करने पर क्या आता है? वही संख्या हमेशा आती है। 1 को क्या हमको बोलते हैं? गुणन का तत्समक अवयव। हमारा अगला पॉइंट क्या है? हमारा अगला पॉइंट है गुणन का साहचर्य प्रगुण, यानी जैसे अब तक हम देख चुके हैं गुणन वो घटाव का साहचर्य और योग का साहचर्य, वैसे हम देखेंगे गुणन का साहचर्य प्रगुण। साहचर्य का मतलब क्या होता है? साथ साथ। साहचर्य का मतलब होता है साथ। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 3 संख्याओं का हम एक लेते हैं, 3 संख्याएं लेते हैं, 3 8 5। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहली और दूसरी संख्या को साथ लेते हैं। तो कौन सा किसका देख रहे हैं? गुणन करना, तो गुणा करेंगे, 3 और 8 का गुणा करेंगे। पहले 3 और 8 को एक साथ ले लेंगे, फिर इनका गुणनफल जो आएगा उसको 5 से गुणा करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 8 24। 24 को हम 5 से गुणा कर दें, इन दोनों गुणनफल को इससे गुणा कर दें, कितना आएगा? 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे कि दूसरे और तीसरे को एक साथ ले लें, 8 और 5 को, इन दोनों के गुणनफल को 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें, 3 गुणे 8 पंचे 40, क्या आ जाएगा? 120। तो इस तरह से क्या हुआ? निष्कर्ष निकला कि किन्हीं 3 पूर्णांक संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को
परिवर्तित करने पर गुणनफल क्या रहता है? गुणनफल हमेशा समान रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? गुणा की संक्रिया पूर्ण संख्याओं में साहचर्य है। हमारा अगला पॉइंट क्या है? गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। किस पर? योग पर वितरण। तो इसको समझते हैं हम लोग। हमारे पास तीन पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3, 6, 8। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर हम 3 को गुणा करें शेष दोनों संख्याओं के योग से, तो ये संख्या किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी पहली का दूसरी से गुणनफल और पहली का तीसरी से गुणनफल के योग के बराबर होगा। यही ये नियम कहता है। तो देखते हैं कि ये नियम फॉलो होता है या नहीं। तो क्या करेंगे? पहले इन दोनों का एडिशन कर लेंगे। 8 और 6 कितना हो गया? 14। 3 गुणे 14 कितना आ गया? 14 तियां 42। और उसके बाद क्या है? 3 छक 18, 8 त्रिक 24। 18 और 24 कितना हो गया? 42। तो क्या होता है? यह नियम जो है इसके ऊपर फॉलो होता है। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण क्या होता है? ये फॉलो होता है। यही चीज़ हमारा यहाँ फार्मूलेशन में दिया हुआ है। फार्मूला ग्रुप में पहली संख्या गुणे दूसरी प्लस तीसरी, पहली संख्या गुणे दूसरी प्लस तीसरी। उसके बाद क्या है? बराबर किसके होगा? पहली का दूसरी से गुणा प्लस पहली का तीसरी से गुणा। तो ये चीज़ फॉलो होती है। तो इसे ही गुणन संक्रिया पर योग पर वितरण प्रगुण कहते हैं। तो आगे क्या है इसमें? प्रयास कीजिए। इसका अगला पॉइंट क्या है? प्रयास कीजिए। तो हम लोग प्रयास करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? निम्नांकित कथनों की सत्यता का परीक्षण कीजिए। कथन कौन कौन सा है हमारा? सबसे पहला कथन कौन सा है? 9 × 4 ब्रैकेट में 8 + 4 = 9 × 8 + 9 × 4। इसको हम परीक्षण करते हैं। इसका 9 × 8 + 4 कितना हो जाएगा? ये 8 × 4 = 12 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 108। 12 9 108। अब इधर वाले कर लेते हैं। इसी के बराबर होना चाहिए। 9 × 8 + 9 × 4 9 8 72 प्लस 4 9 36 6 2 8 7 3 10। तो क्या है? ये दोनों बराबर हैं। तो ये सही है। दूसरा वाला कौन सा है हमारा? दूसरा है हमारा 6 गुणे 6 × 10 + 7 10 7 17 गुणे 6 17 छक्के 102। और इसके इक्वल में कौन सा है? 6 × 10 + 6 × 7 तो 10 × 60 6 7 42 60 और 42 कितना जाएगा? 102। दोनों बराबर है। तो ये भी सही है। तीसरा वाला हमारा कौन सा है? तीसरा है हमारा 11 × 12 + 8 तो 12 8 20 11 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 220। इसके इधर देखते हैं। तो 11 गुणे 12 + 11 गुणे 8 तो 11 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 11 कम 11 11 कम 11 1 12 प्लस 11 अठे 88 11 दूना 22 के 2 हासिल 2 11 के 11 2 13 होगा। ये 8 2 10 8 3 11 1 12 2 हासिल 1 1 1 2 तो ये भी कितना आ गया? 220। तो दोनों बराबर हैं। तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन कौन सा है?
पूर्ण संख्या 4, 8 और 5 लीजिए और दिखाइए कि पहली संख्या गुणे, क्या दिखाना इसमें हमें, पहली संख्या हमारी कौन सी है 4, गुणे दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या, दूसरी संख्या 8 माइनस 5 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली गुणे 5 गुणे 8 माइनस पहली गुणे तीसरी 4 गुणे 5। इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 में से 5 गए 3, 4 गुणे 3 कितना आ जाएगा ये 12। इसको भी हल करते हैं, 8 पंचे 40, 5 चौक 20, 4 और 8 होगा यहाँ पर, 4 और 8, 8 चौक 32, 32 माइनस 20 कितना हो जाएगा 12। दोनों क्या आ गए, बराबर हो गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि गुणन का जो है घटाने पर वितरण नियम भी लागू होता है। इससे पहले हमने जोड़ पर देखा था, यहाँ पर घटाव पर भी ये लागू होता है। तो हम लोग अभ्यास करेंगे 2C। अभ्यास प्रश्न कौन सा हमारा 2C। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के गुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे के पहले क्या है, 4 × 4 6 8, 468 गुणे 0। किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है 0। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा 0। उसके बाद 8976 × 5432, तो यहाँ पर 5432 है, तो यहाँ पर कौन संख्या बढ़ी जाएगी 8976। ये कौन सा नियम है यहाँ पर हल हो रहा है, यहाँ पर गुणा का क्रम विनिमय नियम। पहले 8976 था और 5432 बाद में था, यहाँ पर 5432 पहले कर दिया गया और इसको बाद में। तो गुणा का क्रम विनिमय नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। और यहाँ पर कौन सी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो हमेशा वही संख्या आएगी। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित का गुणनफल योग्य परगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला इसमें कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहला है हमारे पास 4 × 2834 मल्टीप्लाइड बाई 25। इसमें हम कौन सा परगुण यूज करेंगे, गुणा का कौन सा क्रम विनिमय, कौन सा यूज करेंगे क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय नियम जो है क्या होता है गुणा पर लागू होता है। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि अगर हम 4 गुणे 2 लिख रहे हैं तब भी 8 आएगा, अगर इसके हम क्रम को बदल दें 2 गुणे 4 कर दें तब भी वही आएगा। तो वही नियम हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली 4 और 25 को हम लोग इधर ले आएंगे 25 और गुणे 2834। अभी इन दोनों का गुणा करना हमारे लिए क्या हो गया आसान हो गया। 25 चौका इन दोनों गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 100 गुणे 2834। और 100 से किसी भी संख्या में गुणा करना एकदम आसान काम होता है। तो क्या हो जाएगा ये फाइनली हमारा आंसर 2834 और 100 से गुणा करें 00 और बढ़ा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्या है हमारे पास 6754 × 94। इसमें हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, कौन सा नियम यहाँ पर लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है
5 इंटू 658 इंटू 80। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 5, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, 5 इंटू 658 इंटू 80। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 वही क्रम विनिमय नियम लगाएंगे और 80 को इधर लेके आ जाएंगे। कितना हो जाएगा इंटू 80 मल्टीप्लाइड बाई 658। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आसान है, 5 अठे 40, कितना हो गया ये 400 गुणे 658। अब इसको गुणा करना आसान है, 4 से इसको गुणा कर दे, कितना हो जाएगा 4 32 2 हासिल 3 4 पंचे 20 3 23 3 हासिल 2 4 6 24 2 26 और 2 जीरो है तो 2 जीरो आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इसी तरह से तीसरे वाले को हल करते हैं हम लोग। तीसरे वाले में क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रम विनिमय नियम लागू करेंगे और क्या करेंगे 40 को जो है 25 के बगल ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा ये 25 इंटू 40 मल्टीप्लाइड बाई 4837। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100 और 1 जीरो 1000, 4837। किसी भी संख्या में 1000 से गुणा करना है तो सिंपली सबसे आसान काम है ये। 7 कितने जीरो हैं 3 जीरो। इसका फाइनल आंसर ये हो गया। अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास वितरण प्रगुणों का प्रयोग करके, कौन सा प्रगुण प्रयोग करना है हमको, वितरण प्रगुण। वितरण में क्या होता था, पहली का दूसरी से गुणा प्लस जो है पहली का तीसरी से गुणा जो है बराबर होता था। देखते हैं इसमें हम सबसे पहले लेंगे कौन संख्या 487 इंटू 1008, 487 इंटू 1008। तो इसमें हम कौन सा प्रगुण लगाएंगे वितरण। वितरण प्रगुण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 487 को ऐसे ही रहने देंगे। 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं ना। ये काम आसान हो गया ना, क्योंकि हमें इससे इसमें गुणा करना मुश्किल काम है, लेकिन अब हमारे पास आसानी है। अब हम क्या करेंगे इसका इससे गुणा कर देंगे 487 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 8 इंटू 487। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 487 1000 से गुणा है तो 3 जीरो हो गया, प्लस इसको अब 8 से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 सत्ते 56 6 हासिल 5 8 28 64 5 69 9 हासिल 6 8 चौक 32 6 38। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ना भी आसान काम हो गया। 9 6 8 7 3 10 हासिल 1 9 4। ये हमारा क्या होगा इसका फाइनल आंसर। अब देखते हैं अगला ऑप्शन कौन सा है 998 इंटू 436। 998 इंटू 436। सबसे पहले इसमें हम कौन सा नियम लागू करेंगे क्रम विनिमय नियम। सबसे पहले क्रम विनिमय नियम लागू करके हम इसको क्या करेंगे इसके क्रम को पलट लेंगे। सबसे पहले कौन सा क्रम विनिमय नियम लागू कर लेंगे, इसको यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ पर। क्या हो जाएगा 436 मल्टीप्लाई बाई 998। अब उसके बाद यहाँ पर हम कौन सा गुण लगाएंगे फिर वही वितरण का नियम। गुणे 998 को क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं 998 को। तो बस वही चीज़ हमें फिर से, क्योंकि घटाव पर भी जो है क्या था वितरण का गुणा का वितरण नियम लागू होता है, तो यहाँ भी कर लेंगे। क्या हो जाएगा 436 मल्टीप्लाइड बाई 1000 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 436। इसको इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 436 1 2 3 जीरो माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 6 12 2 हासिल 1 2 3 6 1 7 2 चौक 8। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 2 1
5 4 3 3 4। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 6754 इंटू 94, 6754 6754 गुणे 94। इसमें भी सबसे पहले हम कौन सा नियम लगाएंगे? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय क्रम विनिमय नियम में हप नहीं लगाएंगे, हम लोग सीधे हप लगाएंगे वितरण का नियम। तो वितरण नियम लगाने से पहले क्या करेंगे? 6754 94 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटू 100-6 लिख सकते हैं इसको। बस कुछ नहीं करना, हम वितरण नियम क्यों लगा रहे हैं? जिससे हमें गुणा करने में आसानी हो जाए, बस सिर्फ इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब इसको क्या हो जाएगा? इसका इससे गुणा और इसका फिर इससे, तो क्या हो जाएगा? 6754 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 6754 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसका मल्टीप्लीकेशन क्या था? 6754 100 से था 00 माइनस, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 2 32 2 हासिल 3, 6 7 42 3 45 हासिल 4, 6 6 36 4 40। अब इसको हम क्या कर लेंगे? सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 4 0 2 4 2 4, एक मिनट, फिर इधर क्या हो जाएगा? 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पर क्या बचेगा? 4, 4 में से 0 गए 4, 7 में से 4 गए 3 6। हमारा ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला कौन सा सवाल है हमारे पास? 26,478 गुणे 106, 26,478 गुणे 106। तो क्या करेंगे इसको? हम वितरण नियम वही लागू करेंगे। वितरण नियम क्या कहता है हमारा? 26,478 गुणे 100 106 क्या लिख सकते? 100 प्लस 6। अब वही प्रक्रिया फिर से 26,478 गुणे 100 प्लस 26,478 गुणे 6। इसका गुणा हो जाएगा 26,478 00 प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 7 42 4 46 6 हासिल 4, 6 चौक 24 4 28 8 हासिल 2, 6 चौक 36 4 40 शून्य हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16। अब इसको क्या कर लेंगे? हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। 6 8, उसके बाद फिर 8 8 कितना? 6 हासिल 1, फिर यहाँ पर 0, यहाँ 7 8, फिर 6 4 6 4 10 0 हासिल 1, और बाद फिर यहाँ 1, यहाँ 6 6 और 7 1 8 और 2। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला पॉइंट कौन सा आता है? पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। अब तक हम लोग जोड़ घटाव गुणा तीनों संक्रियाएं कर चुके हैं, जोड़ घटाव गुणा की संक्रिया कर चुके हैं। अब हम पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया सीखेंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट कौन सा है? भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण में हम लोग क्या करते थे? एक पेयर लेते थे, एक पेयर ऑफ नंबर लेते थे, पूर्ण पेयर ऑफ पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्याओं का जो है एक पेयर लेते थे, होल नंबर्स का पेयर। पेयर हम ले लेते हैं 24 और 6 का एक पेयर। दूसरा पेयर हम लोग ले लेते हैं 15 और 3 का। तो हम क्या करते थे? गुणा वाले में गुणा करते थे, जोड़ वाले में जोड़ करते थे, घटाव वाले में घटाव करते थे। तो यहाँ कौन सी संक्रिया हम लोग सीख रहे हैं? भाग की। तो भाग करेंगे, 24 को 6 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 चौक 24। ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अब इसको उल्टा कर देते हैं, 6 को 24 से भाग देंगे तो क्या पूर्ण संख्या आएगी? पूर्ण संख्या नहीं आएगी। इसी तरह से 15 का देखते हैं, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा।
और लेकिन जब 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या पूर्ण संख्या आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि डेसिमल में आएगा तो डेसिमल हमारा पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि विभाजन या भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। ठीक, समझ गए सब लोग? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? शून्य से पूर्ण संख्या में भाग का परीक्षण। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? शून्य से पूर्ण संख्या में, किसमें? जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने 8 ले लिया, इसमें किससे भाग देंगे? शून्य से। या 10 ले लीजिए, इसमें किससे भाग देंगे? शून्य से। जब किसी भी संख्या को, पूर्ण संख्या को अगर हम शून्य से भाग देते हैं तो हमेशा ये क्या होता है? ये परिभाषित नहीं होता है। इसको हम एज जैसे लर्न कर लेंगे। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? पूर्ण संख्या में एक से भाग का परीक्षण। तो पूर्ण संख्या ले लीजिए, 4 ले लिए, इसमें 1 से भाग देंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। 6 ले लिए, इसको 1 से भाग देंगे, क्या आएगा? 6 आएगा। इसी तरह से कोई पूर्ण संख्या आप लेंगे, उसको अगर 1 से भाग देंगे तो वही पूर्ण संख्या आएगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या मान लीजिए 4 को, अगर हम 1 से भाग देंगे तो हमेशा वही पूर्ण संख्या रिजल्ट में आएगी। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। शून्य में किसी शून्येतर पूर्णांक संख्या से भाग देने पर, अगर हम शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या से, किसी भी पूर्ण संख्या 10, शून्य को अगर हम भाग दें 20 से, शून्य को भाग दें अगर हम 4 से, तो किसी भी पूर्ण संख्या से अगर हम शून्य को भाग देंगे तो हमेशा रिजल्ट हमारा क्या आएगा? शून्य आएगा। तो शून्य से किसी भी पूर्ण, शून्य को जो है किसी भी पूर्ण संख्या से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है? भागफल हमारा हमेशा क्या आएगा? शून्य आएगा। अगला पॉइंट क्या है? किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। क्या कह रहा है कि अगर किसी पूर्ण संख्या को उसी पूर्ण संख्या से अगर हम भाग दें, अगर हम किसी पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या हमारी कौन सी है? 4, 5, 8 कोई भी हो सकती, अगर उसको हम उसी पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? 4 एकम 4, 5 एकम 5, 8 को 8 से भाग देंगे, क्या आएगा भागफल? हमेशा 1। इस कंडीशन में हमेशा भागफल क्या आएगा? 1 आएगा। अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या को उसी पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो हमेशा भागफल क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ तक सभी लोग समझ गए? अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2D। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। तो यहाँ पर अगर हम संख्या रेखा को ध्यान से देखें, विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है, हम इसको बता देते हैं। यहाँ पर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए 2-2 के गैप पर ये कहाँ तक है? ये 12 तक है। और कितने गैप है? 2-2 का गैप है। और किस रूप में हमें प्रदर्शित करना है? विभाजन, मतलब भाग के तथ्य में। तो टोटल कहाँ तक गया? ये 12। और कितने कितने गैप है? 2-2 का, तो भागे 2। आंसर कितना आ जाएगा? ये 6। हमको इसी रूप में इसको प्रदर्शित करना था। अब सेकंड सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल, 21 डिवाइडेड बाई 3, 21 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य क्या है? 3 × 7 = 21। ये हमें दिया गया है। इसी के आधार पर हमें अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो जैसे इसका किया उसी तरह से हमको इन सबका भी करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका गुणात्मक तथ्य क्या हो जाएगा? 8 × 7 = 56। दूसरे लिए क्या हो जाएगा? 11 × 6 = 66। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा? तीसरा सवाल हमारा है, 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। क्या एक संख्या क्या है? 13 है। तो करते हैं हम लोग इसको व्यक्त।
तो लिखते हैं हम लोग इसको, क्या हो जाएगा 117 को कितने दो संख्याओं के गुणा के रूप में प्रदर्शित करना, जिसमें से एक संख्या हमें क्या दी हुई है, एक संख्या कौन सी है 13, तो एक संख्या हो गई 13, दूसरी हमने मान लिया कि ए है, दूसरी हमने मान लिया कि ए है। 117 जो है 13 और किस संख्या का गुणा होगा, इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप मुजबानी कर सकते हैं, 13 को किस संख्या से गुणा करें कि 117 आ जाए, तो 13 को 9 से गुणा कर दीजिए तब 117 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। दूसरा तरीका है, इसको हम पक्षांतर करके कर सकते हैं। ए बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाई 13, तो 13 नवैया 117, तो ए की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ जाएगी 9। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इस तरह से 117 के दो संख्याओं के गुणा के रूप में कौन कौन सा 13 और 9, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऐसी कोई संख्या, कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। स्वयं से विभाजित करने मतलब क्या है कि भाग देने पर। समझते हैं इसको थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कोई ऐसी संख्या संभव है जिसको स्वयं, यानी 4 है अगर हमारे पास पूर्ण संख्या, तो उसको स्वयं यानी 4 से ही भाग देने पर भागफल वही संख्या आएगी 4, ये संभव नहीं है, क्योंकि 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1। इसी तरह से कोई भी संख्या लेंगे, 5 लेंगे, 5 को अगर 5 से भाग देंगे तो क्या होगा 1। तो क्या कोई ऐसी संख्या संभव है जिसको स्वयं से भाग दें तो वही संख्या है। कौन सी संख्या है, वो संख्या है 1। अगर हम 1 को 1 से ही भाग दें तो हमारा भागफल क्या आएगा 1, यानी 1 को हमने उसी संख्या से, 1 को 1 से, यानी 1 को उसी संख्या से भाग दिया, भागफल भी वही संख्या आई। इसका आंसर होगा यस, और वो संख्या कौन सी होगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दो भिन्न पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, पहली संख्या अगर हमारे पास मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक है 24 और एक है 6। सवाल क्या कह रहा है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, यानी भाग देने पर, पहली संख्या हमारी है, दूसरी ये है, पहली संख्या को दूसरी से भाग देंगे क्या आएगा 24 को 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4, ये क्या आएगा एक पूर्ण संख्या। तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। अब दूसरी संख्या कौन सी हमारी हो गई 6, तो 6 को अगर हम 24 से भाग देंगे तो क्या वही भागफल आएगा, बिल्कुल नहीं। तो हमारा कथन क्या है, ये गलत है। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित प्रश्न, इनको हम लोग भी फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, इसको हमें बताना है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं या फिर किससे, एक से विभाजित होती है। किससे किससे, या तो स्वयं से या तो सिर्फ एक से ही विभाजित होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, संख्या ले लिया हमने 5, कौन सी संख्या ले लिया हमने 5, 5 क्या होगी 5 किससे विभाजित, 5 किसी से विभाजित नहीं होगी, या तो 1 से 5 आएगा या तो 5 स्वयं 5 से विभाजित होगी। मतलब विभाजित मतलब होता क्या, भाग देना, तब 1 आएगा। अगर हम 8 ले लें, 8 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 8 4 से भी हो जाएगा, 8 8 से भी होगा, 8 1 से भी होगा। तो ऐसा नहीं कि अगर यह आपने से और 1 से विभाजित हो रहा तो वो अभाज्य संख्या हो गई, वो किसी और से भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 8 तो 1 से भी होगा और 8 से स्वयं से भी होगा, लेकिन वो इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, तभी वह अभाज्य संख्या होगी। तो इस केस में देखते हैं हम लोग 80 से 90 के बीच में हमें देखना है। तो 80 से 90 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले आएगी 81, ये 9 के टेबल में 9 9 81, 82 आएगा, तो ये किससे हो जाएगा,
सॉरी 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में 2 है डिविजिबिलिटी रूल से। 83 ये किसी टेबल में नहीं आएगा। 84 आएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 85 5 से डिवाइड, 86 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 87 ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 88 2 से हो जाएगा। 89 किसी की टेबल में नहीं आएगा। और 90 तो डिविजिबल ही है 10 से, 2 से, 5 से। तो कौन सी दो संख्याएं आ गई, 83 और 89। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, आंसर है घा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिया गया कि इस प्रश्न में 5 पद है, किसी 4 पद किसी न किसी रूप में 1 से है। हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से क्या है, 4 ऑप्शन एक दूसरे से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है और एक कनेक्टेड नहीं है, तो उसी को हमें शॉर्ट लिस्ट करना है। तो कौन सा है वो देखते हैं। हमारे पास 5 ऑप्शन कौन सा है, का, खा, गा, घा, इंग्या। और इसमें से हम देखते हैं कौन सा कनेक्शन लागू है। पहले में देखिए 6 और 3 18, दूसरे में 7 और 5 35, तीसरे में 9 और 3 27, 5 और 4 26, 8 और 7 56। क्या हो रहा है, पहली 2 का गुणा करने के बाद तीसरी संख्या आ जा रही है सब में। 6 3 18, 7 5 35, 9 3 27, 5 चौक 20 होना चाहिए, यहाँ पर 26 हो रहा है। 8 7 56, किसमें नहीं लागू हो रहा है ये रूल, केवल घा वाले ऑप्शन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। हमारे पास दिया क्या हुआ है, 196 169 144 121 और 100। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सब क्या है, किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। ये 10 का है, ये 11 का है, ये 12 का है, ये 13 का है, ये 14 का है। तो क्या है, 10 11 12 13 14, ये सब क्या है, एक क्रमागत संख्याओं के स्क्वायर है। क्रमागत मतलब एक एक के डिफरेंस की संख्याओं के, क्रमागत संख्याओं के स्क्वायर है। तो हमें 10 से पहले क्रमागत संख्या कौन सी होगी, 9। तो 9 का यहाँ पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, घा ऑप्शन 81। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। बाकी लास्ट में दिया हुआ है इस इकाई में हमने क्या सीखा, इसको भी आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट में। पूरे चैप्टर का इसमें कंक्लूजन रहता है। थैंक यू।